हाँ तो गाइस आज पढ़ेंगे अपनी यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट। यूनिट नंबर थर्ड में क्या पढ़ना है अपने को? ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन पढ़ना है, जिसका उपयोग अपन क्या करते हैं एलिमेंट के एनालिसिस के लिए करते हैं और उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर पता करने के लिए करते हैं। स्टूडेंट ये लैम्डा के साथ या तीव्रता के साथ अपन इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपने दो टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट ए में, जिसे बोलते हैं ओआरडी एंड सीडी, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन और सर्कुलेटरी डिस्पर्सन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, देखिए यार क्या होगा यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेटरी और सर्कुलर रोटेटरी डिस्पर्सन। ऑप्टिकल रोटेटरी बाद में पढ़ेंगे, पहले सर्कुलर रोटेटरी नाम हो रहा है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म पढ़ेंगे। ये क्या होता है स्टूडेंट? एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। दूसरे बात स्टूडेंट अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है, उसे अपन निकोल प्रिज्म से गुजार देते हैं। निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद अपन क्या रखते हैं? निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद अपने पास क्या होता है स्टूडेंट? सैंपल होता है। सैंपल से पहले अपन क्रिस्टल में गिरते, क्रिस्टल से गुजरने के बाद एलसीपीटी और आरसीपीटी में चेंज हो जाएगी लाइट। चेंज हो जाने के बाद वो क्या जाएगी? सैंपल में जाएगी ओनली एलसीपीटी। एलसीपीटी जाने के बाद डिटेक्टर में प्राप्त होगी। स्टूडेंट दूसरी बात ये एडजस्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्रकार है। तीसरी बात क्या है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। चौथी बात यही है स्टूडेंट, ये किस पर है? एलसीपीटी पर बेस्ड है। ये स्टूडेंट दो प्रकार में बनती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही है स्टूडेंट, जब दिशा पॉजिटिव होता तो आपके क्लॉकवाइज आएगा, जब दिशा नेगेटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर समझ में तो यही है, थोड़ा इसलिए फास्ट चल रहा हूँ। सर्कुलर पोलराइज्ड डाइवेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसे एलसीपी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसे एलसीपी कहेंगे, और क्लॉकवाइज करेंगे इसे क्या कहेंगे? आरसीपीटी। तो यहाँ पर सर्कुलर डाइक्रोइज्म ये लिखे स्टूडेंट, ये सर्कुलर डाइक्रोइज्म एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्रकार है। दूसरी बात, यह जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म है लिख लेना ना स्टूडेंट, ये जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट रहता है तथा ओसिलेट से, तथा ये क्या प्राप्त होता है? लैम्डा के ओसिलेट से प्राप्त होती है। ये लिख लिया। अब इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन लास्ट में लिखाऊंगा। अब लिखिए इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें लिखिए स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में पहले हेडिंग लिखाऊंगा, वैसे हेडिंग लिखिए लाइट सोर्स, निकोल प्रिज्म 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल, 4 नंबर पे ये लाइट होगी, 4 नंबर पे सैंपल, 5 पे डिटेक्टर। फिर से बोल देता हूँ, लाइट सोर्स, निकोल प्रिज्म, क्रिस्टल, सैंपल, डिटेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लाइट सोर्स हेडिंग डाल दी। लिखिए यह अनपोलराइज्ड लाइट को, जो लाइट सोर्स होता है वह अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है, एब्जॉर्ब करके पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है, या लीनियर पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। जो लीनियर पोलराइज्ड लाइट होती है, लिखना है, जो लीनियर पोलराइज्ड लाइट होती है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। लीनियर का मतलब होता है ये लाइन, लीनियर के रूप में। अब इसके बाद में लिखिए 2 नंबर निकोल प्रिज्म। इसमें लिखिए जो लाइट सोर्स से जो पोलराइज्ड लाइट है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वह निकोल प्रिज्म पर गिरती है, तथा यह प्रिज्म इनको क्रिस्टल पर भेजता है। यह प्रिज्म इनको पोलराइज्ड लाइट को क्रिस्टल पर भेजता है। लिख लिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्रिस्टल पर भेजता है। अब इसके बाद में थर्ड नंबर लिखिए क्रिस्टल। इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा है, थर्ड नंबर लिखिए क्रिस्टल। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्रिस्टल पर आपतित होती है या गिरती है, यह क्रिस्टल कैल्साइट का बना होता है। गिरने के बाद, इस क्रिस्टल पर गिरने के बाद यह जो लाइट होती है पोलराइज्ड लाइट, वह एलसीपीटी, लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आरसीपीएल, टी कौन लगा दिया यार, लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट और राइट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट। जो लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट होती है वह एंटी क्लॉकवाइज, और जो राइट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट है वह क्लॉकवाइज दिशा में होती है। इसके बाद ओनली लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही सैंपल पर गिरती है, और यह सैंपल को यह जो लाइट होती है एलसीपीएल, यह सैंपल
डिटेक्टर के रूम में दे देता है, डिटेक्टर के रूम में दे देता है, और डिटेक्टर इसका ग्राफ रिकॉर्डर में बना देता है, डिटेक्टर इसका ग्राफ रिकॉर्डर में बना देता है। अब इसके बाद में लिखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सीडी, एप्लीकेशन ऑफ सीडी। जैसे डिटेक्टर बनाया ना, डिटेक्टर बनाया, डिटेक्टर बनाने के बाद में स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी। सबसे पहले अपन इसका कुछ संबंध लिखेंगे। सर कौन सा संबंध लिख रहे हो आप? अरे कुछ तो सबका संबंध होता है ना। उसी प्रकार से सैंपल द्वारा ऑब्जर्व की गई आरसीपीएल और एलसीपीएल के आधार पर रिकॉर्डर, सैंपल द्वारा ऑब्जर्व की गई आरसीपीएल व एलसीपीएल के रिकॉर्ड को ए मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, यानी ए मानो, संपूर्ण चीज को ए मानो। तो बियर लैम्बर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? देखिए यहाँ पर बोलता है स्टूडेंट, जो अब्जॉर्प्शन होता है वो ईसीएल, ईसीएल इसके पाथ लेंथ के कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है। कोई फॉसिल पदार्थ है वो मोनोक्रोमेटर में इसके ईसीएल के क्या होता है? बराबर होता है, कंसेंट्रेशन के पाथ लेंथ के गुणा के इक्वल होता है। ये ए है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं स्टूडेंट ए बराबर लिख सकता हूँ ए आर माइनस ए एल लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ ई आर सी एल माइनस ई आर सी एल और ई एल सी एल, पाथ लेंथ आ रहा है समझ में, ई एल सी एल भी लिख सकता हूँ इसको। अब इसको किसके बराबर? इसको डेल ए मान लू और इसको क्या मान लू? ई आर या डेल ई मान लू, ई आर ही मान ली भाई, ऐसे नहीं मान ली। सी एल को बाहर निकाल लू, कॉमन है, तो ई आर और ई आर माइनस ई एल हो जाएगा। तो इसको मैं डेल ई लिख सकता हूं, तो डेल ए इक्वल टू हो जाएगा डेल ई सी एल। ये आ गया आपके, जो मैं बताना चाहता हूं, ये यही कहना चाहता है। बियर लैम्बर्ट लॉ ने ये बता दिया कि आप कुछ भी कर ले, आपके जो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों की दोनों कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगी। तो ये है बियर लैम्बर्ट लॉ का अब्जॉर्प्शन के लिए। आपके सामने है सिनेरियो, ठीक है, ये सिनेरियो स्टूडेंट उतार लीजिए इसको। अब इसके बाद में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ सीडी, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर डाइक्रोइज्म। इसमें लिखिए स्टूडेंट बहुत सारी एप्लीकेशन है सीडी की, या मैनी एप्लीकेशन ऑफ सीडी। फर्स्ट लिखिए स्टूडेंट, इसके द्वारा प्रोटीन व स्ट्रक्चर, प्रोटीन व डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। 2 नंबर लिखिए, ये जो लिगेंड बाइंडिंग की जो साइट होती है उसके चेंज की इंफॉर्मेशन देती है। लिगेंड बाइंडिंग की जो साइट होती है उसके चेंज की इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद में लिखिए विजिबल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम प्रोटीन की स्टडी कर सकते हैं। 4 नंबर लिखिए वाइब्रेशनल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, विजिबल के द्वारा तो प्रोटीन की, जबकि वाइब्रेशनल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, इनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। 5 नंबर लिखिए it is used mostly biologically use their structure and interaction with method their molecule, मतलब इसका बायोलॉजिकल रूप से भी उपयोग किया जा सकता है मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद में लिखिए ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। एडवांटेज तो अपन को पता ही है, ठीक है स्टूडेंट। अब देख स्टूडेंट, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त, पिछले लेक्चर में सीडी पढ़ लिया था,
अब पढ़ेंगे ओआरडी। ओआरडी ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। मैंने बता दिया स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्ञात करनी हो, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल की एमिनो एसिड का अपन को स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्ञात करनी हो तो अपन इसका उपयोग करते हैं। स्टूडेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये एक डी या एल दे देता है। दूसरी बात, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त होता है जब अपन पोलराइज्ड लाइट को गिराते हैं और अपने मैक्रोमोलिक्यूल की साइज ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके 3 एप्लीकेशन है जो अपन लिख देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ओआरडी ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन इसको बोलते हैं। लिख लेना, अपने थ्योरी में लिख के आना है ये, ठीक है। मैं इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मेरे भी एग्जाम है जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए स्टूडेंट ये है आपको लिख के आना है। आप लिख सकते हो स्टूडेंट, इतना तो आते ही। ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन बोलते हैं। दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट पर क्या होता है, बेस्ड होता है स्पीड ऑफ लाइट पर। इसमें हम स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और वेवलेंथ के साथ ग्राफ खींचते हैं, तथा जब स्पेसिफिक रोटेशन का मान ज्यादा होता है तथा लेम्डा का मान कम होता है तो हमें पॉजिटिव ग्राफ प्राप्त होता है। परंतु जब स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा का मान कम होता है और लेम्डा का मान ज्यादा होता है तो हमें नेगेटिव ग्राफ प्राप्त होता है। पॉजिटिव ग्राफ एल रोटेशन को शो करता है जबकि नेगेटिव ग्राफ आर को शो करता है। डी व एल ज्ञात कर सकते हैं। डिफरेंशियल ऑफ, ये बता दिया मैंने, यह जो बेस्ड होता है डिफरेंशिएशन स्पीड ऑफ लाइट्स पर बेस्ड होता है। अगर हम ये देखिए स्टूडेंट, ये लिख लीजिए किसी मॉलिक्यूल की सब्सटेंस की ओआरडी की लाइट, सबसे पहले ओआरडी की परिभाषा लिख लीजिए। ओआरडी इसको लिखिए, जब किसी सब्सटेंस के ओआरडी की लाइट ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन की लाइट को अल्फा के साथ चेंज कर दिया जाए तो इस प्रकार का फिनोमेना ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन कहलाता है। दूसरी बात, बायोमोलिक्यूल की, इसमें हम जो बायोमोलिक्यूल है उसके किरेलता की स्टडी करते हैं या काइरेलेटिक स्टडी करते हैं। तीसरी बात, सैंपल से लीनियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास करते हैं अगर सैंपल कायरल होगा मॉलिक्यूल तो वह ऑब्वियसली बात है रोटेट करने लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो रूम में लें तो आरडी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है, जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है वो सैंपल पर गिराने के बाद अपने मॉलिक्यूल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त करते हैं, यानी रिजल्ट प्राप्त करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनआर, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट के लिए, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट के लिए लैम्डा का भाग दे दिया, ये लैम्डा का भाग दे दिया। यही तो बोला था जब अपन स्पेसिफिक रोटेशन के साथ चेंज की स्टडी करते हैं लैम्डा की, तो ये तो ओआरडी है। तो ये सूत्र आपको लिखे आना है स्टूडेंट, मोटा मोटी बात यही है। अब इसके बाद में स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन लिखिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, DL बता दिया। दूसरी, प्रोटीन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसके स्टूडेंट अब देखिए ग्राफ में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाऊंगा, देखते रहिए स्टूडेंट। अगर अल्फा इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर लैम्डा, पॉजिटिव बनाने वाला हूं। पॉजिटिव है अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज करना है तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। और लैम्डा डिक्रीज होगा, ये लैम्डा है, ठीक है। ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये यहाँ पर है। और यहाँ पर ये अल्फा इंक्रीज होगा, ये लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। ये है पॉजिटिव के लिए। दूसरी बात, अगर इस प्रकार से है और जो आपके जो किरण थी तो इस प्रकार से थी, वो आपकी किस प्रकार से आ रही है? अगर वो ऐसे आ रही है, उसमें नीचे आ रही है इस लाइन से, तो ये नेगेटिव के लिए है। ये आपके अल्फा के बीच में ग्राफ बनता है, ये लैम्डा के बीच में ग्राफ बनता है। यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाएगी नीचे से, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगी, ये नेगेटिव है। इसलिए तो कह रहा हूं स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। इसके लिए नेगेटिव ग्राफ है, ये इसके लिए पॉजिटिव है। अब CD का और देख लीजिए स्टूडेंट, CD का किस प्रकार से बनता है। CD का सबसे पहले अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, कब करते हैं? सबसे पहले लिखिए CD है वह है अब्जॉर्प्शन ऑफ, जो CD है डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर बेस्ड है। डिफरेंशियल absorption of polarized light, differential absorption of polarized light based, क्या है ये? लाइट पर
बेस्ड है। आया समझ में? ये है CD के लिए, किसके लिए? CD के लिए, सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इसमें अपन ये करते हैं, एक तो ये ग्राफ है लैम्डा का, एक यहाँ पर नीचे बन जाता है ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, ठीक है, ये नेगेटिव आता है, ये आता है नेगेटिव, ये नेगेटिव लैम्डा होगी ऊपर वाली भी, ये नेगेटिव लैम्डा के साथ तो बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर AR माइनस EL था, EL था, AR माइनस EL, AR माइनस EL। ये सर AR और EL क्या है? इसके लिए लिखिए, ये EL है इलेक्ट्रिसिटी, E बराबर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? ये क्या होता है इसको बताऊंगा। ये डेविएशन फ्रॉम सर्कुलेटरी, यानी सर्कुलेटरी डेविएशन, अगर विचलन आ जाता है, डेविएशन डिग्री ऑफ सर्कुलेटरी, डेविएशन डिग्री ऑफ सर्कुलेटरी, ये सर्कुलेटरी जो डेविएशन डिग्री है उसके लिए है। सर्कुलेटरी का मतलब है सर्कल के रूप में लाइट कर रही है, उसके बाद डेविएशन आ गया, डेविएशन मतलब विचलन आ गया, ऐसे करते करते क्या हो गई? विचलित हो गई वो, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, अरे विचलन होना सब नहीं समझते, जैसे विश्वामित्र, एक डायलॉग नहीं है क्या, जब मेनका आई तो विश्वामित्र बैठा था, ध्यान में था, तो उसने उलाला डांस करना स्टार्ट कर दिया, तो विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। उसी प्रकार से इसका ध्यान भंग हो गया इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ये है आपके, ठीक है, ये लैम्डा है और ये लैम्डा का मान है, और ये यहाँ पर आपके ORD और CD हो गया है, एप्लीकेशन भी हो गई है। अब एडवांटेज भी मैंने करवा दिए। अब लिखिए एडवांटेज ऑफ ORD एंड CD, लास्ट चीज एडवांटेज ऑफ ORD एंड CD, इसमें लिखिए ORD एंड CD। सबसे पहले लिखिए यह सिंपल और क्विक एक्सपेरिमेंट है, सिंपल और क्विक एक्सपेरिमेंट है। 2 नंबर बात लिखिए, इसमें नो नीड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, नो नीड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, यानी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन यानी मामला तैयार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा उसको पटाने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। 3 नंबर लिखिए एक्सपेरिमेंट के लिए लो कंसंट्रेशन या अमाउंट की जरूरत होती है, एक्सपेरिमेंट के लिए लो कंसंट्रेशन चाहिए बिल्कुल ही। चौथी बात लिखिए थोड़ी सी मात्रा में ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है। 5वीं बात लिखिए यह मैक्रोमोलिक्यूल की किसी भी साइज को, कितनी भी साइज हो उसको क्या कर सकती है? ऑब्जर्व कर सकती है। 5वीं लिखिए ORD व CD बेटर रेजोल्यूशन देते हैं, बेटर रेजोल्यूशन देते हैं, बेटर रेजोल्यूशन देते हैं किसके लिए स्टूडेंट? बेटर रेजोल्यूशन देते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। ये हो गया है। अब यहाँ पर आपका पार्ट A कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब पार्ट B पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट B भी, जिसे मास बीयर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें गामा रेजोनेंस, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस तो होगा लेकिन गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपने उपयोग करेंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस बाय। इसका एक लेक्चर में करवाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, एक लेक्चर में करवा दूंगा इसको जितना है, और उसके बाद अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस बाय।